आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल मैथ मैजिक सुशील सर में। मैं आज आप लोगों के लिए लाया हूं इतिहास का एक टॉपिक, मध्यकालीन इतिहास। और मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत प्रथम चैप्टर आपको लेकर के आया हूं, अरबों का भारत पर आक्रमण। अरबों का भारत पर आक्रमण। प्यारे मित्रों, पिछले वीडियो में हम आपको सिखाए थे कि भारत में नहीं, यानी कि पूरे विश्व में इस्लाम धर्म का उदय, पूरे विश्व में इस्लाम धर्म के उदय का जो चैप्टर में पिछले वीडियो में पढ़ा था उसको आप लोग कायदे से देखिएगा। जब उसको देखेंगे तो उसी से रिलेटेड है अरबों का भारत पर आक्रमण। प्यारे मित्रों, आपको हम पिछले वीडियो में बताए थे कि जब इस्लाम धर्म का उदय होता है अरब देश में, जब मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म का उदय किया और एक नए धर्म को स्थापित किया, इस्लाम धर्म को, उसके बाद से इस्लाम धर्म इतना तेजी से फैला कि पूरे विश्व में फैलाने का कार्य इसको किया जाने लगा। जब उनकी मृत्यु होती है प्यारे मित्रों 630 ईस्वी में, जब उनकी मृत्यु हो जाती है मोहम्मद साहब की, तो अब उनके स्थान पर खलीफा बनने लगे, धर्मगुरु बनने लगे। और प्यारे मित्रों, आपको हमने पिछले वीडियो में अंतिम धर्मगुरु तक लेकर के आया था, जहां से भारत पर अटैक होना शुरू हो गया था। तो अभी अंतिम कहने का मतलब भारत पर किस खलीफा के समय में आक्रमण हुआ, यहां से हम शुरुआत करेंगे प्यारे मित्रों, अरबों का भारत पर आक्रमण। आपको हमने बताया था मित्रों पिछले वीडियो में कि वाहिद नाम का एक खलीफा था, वाहिद प्रथम या वाहिद या कहीं कहीं वालिद लिखा जाता है, ठीक ना। तो यही जो खलीफा था, इसी के समय में इस्लाम धर्म का सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ। और इसी के समय से जो खलीफा पद था वो धार्मिक के साथ साथ राजनैतिक भी हो गया। आप लोग हमारी बातों को ध्यान से सुनिएगा और नोट्स भी बनाते चलिएगा प्यारे मित्रों। अब देखिए, जो वाहिद है प्यारे मित्रों, ध्यान से समझिएगा प्यारे मित्रों, आप जितना ध्यान से समझेंगे उतना कायदे से हम समझाते चलेंगे और निश्चित रूप से आपको पूरा अरबों का भारत पर आक्रमण एकदम मुज़्ज़बानी याद हो जाएगा। देखिएगा कहानी। अब देखिए, वाहिद जब था प्यारे मित्रों, उस समय भारत के कुछ क्षेत्र में कुछ ही लोग इस्लाम धर्म को जानते थे। और केरल राज्य का एक राजा था उस समय, जो एक मस्जिद बनवाया था प्यारे मित्रों, बौद्ध चैत्य को तोड़वा करके। आप हम पिछले वीडियो में बताए थे भारत में बनने वाली प्रथम मस्जिद जो थी वो कौन बनवाया था, कहां बनी थी, ये सब हम आपको बताए पिछले वीडियो में। तो देखिए प्यारे मित्रों, जो वाहिद था ना प्यारे मित्रों, उस समय यह अपने चारों तरफ यानी कि विश्व में इस्लाम धर्म को प्रचार प्रसार करने का बहुत जोरों से काम पर लगा था। और प्यारे मित्रों, इसका एक सेनापति था जिसका नाम था अल हज्जाज। कुछ विद्वान यह बताते हैं कि यह इराक का सेनापति था, यानी कि इराक का इसी का राजदूत था इराक में, ठीक ना। तो अल हज्जाज उसका नाम था। और प्यारे मित्रों, आप जानते हैं कि जो हम लोग का भारत देश था उसके नीचे जो एक आप लोग देखें श्रीलंका के राजा जो थे, यह वाहिद से बहुत ही प्रसन्न रहते थे। और कहने का मतलब कि वाहिद की अधीनता स्वीकार कर चुके थे। और ये क्या, अब देखिए कैसे भारत पर अटैक होता है अरबों का, ये कहानी हम आपको बता रहे हैं प्यारे मित्रों। एक बार क्या हुआ, बताया जाता है विद्वानों द्वारा कि यहां से श्रीलंका के एक राजा जो थे श्रीलंका के, उन्होंने यहां से कुछ 8 जहाजों से महत्वपूर्ण उपहार कहां भेजे थे, तो अरब देश में भेजे थे। समझ आए प्यारे मित्रों, अरब देश में किसके लिए भेजे थे प्यारे मित्रों, तो वाहिद के लिए भेजा था इन्होंने। अब क्या हुआ कि जब ये 8 जहाजें जा रही थी तो भारत के कुछ लुटेरे उस जहाजों को क्या कर लिया, लूट लिया। और जब उन जहाजों को लूट लिया तो अब यह वाहिद गुस्सा हो गया, इस बात को सुना तो गुस्सा हो गया और हज्जाज से कहा कि आप वहां के जो देवल नामक बंदरगाह है या जो सिंध क्षेत्र है, वहां के राजा को पत्र लिखो कि वो हमारा हर्जाना भरे, क्योंकि उसके सीमा के लोग हमारे जहाजों को लूट लिया है। तो जब यह 2 बार पत्र लिखा तो यहाँ का जो सिंध के राजा थे प्यारे मित्रों, उन्होंने, सिंध के राजा कौन थे, तो दाहिर सेन। कौन थे,
दाहिर सेन, आप लोग नोट भी करते चलिएगा। जो दाहिर सेन थे उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि जो लोग आपके जहाज को लूटे हैं वो हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आते। अब इससे और भी वाहिद क्रोधित हो गया, और जब और भी क्रोधित हो गया तो अब यहां पर आक्रमण स्वाभाविक होने लगा प्यारे मित्रों। इसके पहले हम आपको बता दें कि अरब से और भारत से बहुत ही बेहतर, बहुत ही अच्छे संबंध थे। अरब के व्यापारी भारत आके व्यापार करते थे और बहुत ही मधुर संबंध थे अरब से के व्यापारियों से और भारत के व्यापारियों से। लेकिन प्यारे मित्रों इन्हीं सब बातों को लेकर के तनाव होने लगा। अरब के लोग यहाँ आते थे, बहुमूल्य मसाले लकड़ियां लेकर के जाते थे प्यारे मित्रों। लेकिन जब ये कार्यक्रम हो गया तो वाहिद जो है अल हज्जाज से कहा कि अब भारत पर आक्रमण करना जरूरी है और भारत पर आक्रमण करके अब उसको भी इस्लामिक कंट्री में चेंज करना एकदम जरूरी है। इन्होंने आपस में ये संगठन बनाए। इसके बाद वाहिद जो था वह इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए किसी भी हद तक गिर सकता था और अब अपने इस्लाम धर्म का जो प्रचार था वो तलवार के बल पर कराना शुरू किया भारत में प्यारे मित्रों। अब क्या हुआ, अल हज्जाज के समय यानी कि जो अल हज्जाज सेनापति था उस समय प्यारे मित्रों, या इसके पहले यानी कि मोहम्मद बिन कासिम के पहले प्यारे मित्रों दो सेनाएं आई थी। पहला था उबैदुल्ला 711 ईस्वी में, ये डेट याद रखिएगा, 711 ईस्वी में उबैदुल्ला नामक एक व्यक्ति के नेतृत्व में भारत पर आक्रमण किया गया। लेकिन यह सीमा के ही लोग उनको हरा करके भेज दिए, वापस खत्म हो गए वो, तो ये असफल आक्रमण हो गया। इसके बाद फिर 711 ईस्वी में ही प्यारे मित्रों एक बुदैल नाम का व्यक्ति था। क्या नाम था? बुदैल नाम का व्यक्ति था। वो अपनी सेनाएं लेकर के आया, लेकिन वो भी क्या हो गया, हार करके चला गया। तो इन लोगों का जो आक्रमण था वो असफल हो गया। इसके बाद हज्जाज ने देखा कि आक्रमण असफल हो जा रहा है प्यारे मित्रों, तो इसने अपने भतीजे, इसका एक भतीजा था जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। अब आपको याद आ रहा होगा कि मोहम्मद बिन कासिम, किस मोहम्मद बिन कासिम के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो देखिए प्यारे मित्रों, अल हज्जाज का एक भाई था जिसका नाम था अल हज्जाज का एक भाई था जिसका नाम था मोहम्मद बिन यूसुफ। और प्यारे मित्रों ये भाई था, देखिए हज्जाज का भाई था मोहम्मद बिन यूसुफ और इसका पुत्र था मोहम्मद बिन कासिम। तो समझ आ गया होगा आप लोगों को कि अल हज्जाज का भाई था मोहम्मद बिन यूसुफ और मोहम्मद बिन यूसुफ का लड़का था मोहम्मद बिन कासिम। और मोहम्मद बिन कासिम जो अभी बचपन में था प्यारे मित्रों, तो इसके पिता का डेथ हो गया था, और जब डेथ हो गया तो अल हज्जाज ने ही इसका पालन पोषण किया था और इसकी भावनाओं से जानता था अल हज्जाज की आगे चल करके यह बहुत ही कट्टर इस्लामिक व्यक्ति बनेगा। समझ में आया ना प्यारे मित्रों? तो यह इसका पालन पोषण किया और मात्र यह जब 17 वर्ष का था तो इसको सेनापति का यानी कि अपने सहयोगी का ताज पहनाया था अल हज्जाज कि तुम हमारी क्या करोगे, रक्षा करोगे, जहां हम जैसे करेंगे वैसा काम करोगे, जैसे बोलेंगे वैसा काम करोगे। अब यह मोहम्मद बिन कासिम इतना जज्बाती लड़का था कि जो ठानता था वो करता था, जो इसको मन में ठान लिया वो करता था। इतना जज्बाती लड़का था, चाहे इसका नुकसान ही हो जाए लेकिन उसको करता था। तो मोहम्मद बिन कासिम को चुना गया कि यह जो है भारत पर आक्रमण करेगा। मात्र 17 वर्षीय लड़का प्यारे मित्रों, सोच सकते हैं कि आज हमारे यहाँ जो 17 वर्ष के लड़के होते हैं वो ठान लेते हैं कि हमको ये करना है प्यारे मित्रों। अगर जो आर्मी का दौड़ निकालना है तो बस की बात नहीं है कि कोई रोक सके, निकाल जाते हैं प्यारे मित्रों। ठीक उसी प्रकार से मोहम्मद बिन कासिम जो था अब भारत के लिए चलना शुरू किया था और 711 ईस्वी में
711 ईस्वी में इस इंसान को, इस लड़के को भेजा गया भारत फतह करने के लिए, भारत को इस्लामिक कंट्री बनाने के लिए। 711 ईस्वी में 6000 घोड़सवारियों को लेकर के, 6000 ऊंटों को लेकर के और 3000 सामान ढोने वाले ऊंटों को लेकर के और मकरान के रास्ते मोहम्मद बिन कासिम 15000 सैनिकों को लेकर के और भारत फतह के लिए चल दिए। प्यारे मित्रों, समझ गए। और जब भारत फतह के लिए चलता है मोहम्मद बिन कासिम, तो रास्ते में ही हज्जाज द्वारा एक और सेना भेजी गई थी जो बहुत ही छोटी टुकड़ी थी, और उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज थी, ईंट फेंकने वाली तोप। ईंट फेंकने वाली तोप उसमें शामिल थी। प्यारे मित्रों, आकर के देवल नामक बंदरगाह से थोड़ा सा पहले ये दोनों सेनाएं मिल जाती हैं और मोहम्मद बिन कासिम और भी आगे बढ़ना शुरू कर देता है। प्यारे मित्रों, और जब यह देवल नामक बंदरगाह पर आते हैं, देवल नामक बंदरगाह पर आता है मोहम्मद बिन कासिम, तो वहां से आदेश देता है कि जितने भी लोग यहाँ पर हैं वह इस्लाम धर्म को स्वीकार करें, स्वीकार नहीं करेंगे तो मौत के घाट उतारे जाएंगे। ये ऐलान करवाता है मोहम्मद बिन कासिम। लेकिन देवल नामक बंदरगाह पर रहने वाले लोग कौन थे? तो भारतीय राजपूत रहने वाले थे, और भारतीय राजपूतों ने कभी भी इस्लाम धर्म को स्वीकार करने की सपने में भी नहीं सोचा था। प्यारे मित्रों, लेकिन जब उन्होंने मना कर दिया कि नहीं इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करेंगे, तो मोहम्मद बिन कासिम जो था कत्लेआम का आदेश देता है। और जब कत्लेआम का आदेश देता है तो यहां पर राजपूतों को मौत के घाट उतारे जाने लगा। प्यारे मित्रों, राजपूत भी लड़ते हैं और मोहम्मद बिन कासिम की सेनाएं भी लड़ती हैं, और लेकिन लड़ने के दृष्टि से मोहम्मद बिन कासिम की सेना बहुत ही अग्रणी थी। प्यारे मित्रों, बहुत ही ताकतवर थे, युद्ध कौशल में बहुत ही कौशलवान थे, और इस तरीके से यहाँ पर राजपूतों को काटने लगे, इन लोगों को तलवार से काटने लगे। प्यारे मित्रों, और यहाँ पर जो राजपूत थे लड़ते हुए मारे गए, और कुछ जो डरपोक राजपूत थे वो अपने आप को इस्लामिक स्वीकार कर लिए। लेकिन इसके बावजूद भी मोहम्मद बिन कासिम यहाँ से सुंदरतम 75 स्त्रियों को और लड़कियों को पकड़ करके और कहां भेजा था? वाहिद के पास। और वाहिद के पास जब भेजा तो वाहिद बहुत ही प्रसन्न हुआ कि हमारा जो सेनापति मोहम्मद बिन कासिम है हमारा बहुत ही ख्याल रखता है, क्योंकि ये बहुत ही अयास व्यक्ति था वाहिद। और प्यारे मित्रों, यहीं से आपको हम बताए थे कि जो खलीफा पद था धीरे धीरे पतन की तरफ बढ़ने लगा था, क्योंकि राजनीतिक भी हो गया था, धार्मिक के साथ साथ राजनीतिक भी हो गया था, और राजनीतिक के साथ साथ इसमें बहुत ही बुराइयां व्याप्त हो चुकी थी। समझ गए? तो इस तरीके से मोहम्मद बिन कासिम जब 75 सुंदरतम परियों को, स्त्रियों को भेजता है तो ये बहुत ही प्रसन्न होता है। प्यारे मित्रों, इसके बाद यह मोहम्मद बिन कासिम जब आगे बढ़ता है प्यारे मित्रों, लेकिन आपसे हम बता दें एक और बात कि जो यह देवल नामक बंदरगाह था ना, यह दाहिर के क्षेत्र में ही आता था, यह दाहिर के क्षेत्र में ही आता था। लेकिन दाहिर क्या करता था? वो समझ गया कि ये लोग राजपूत लोग हैं, इनको थोड़ा सा युद्ध करने दीजिए। वो समझता था कि मोहम्मद बिन कासिम आगे नहीं बढ़ेगा, धन लूट करके वापस चला जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। प्यारे मित्रों, ये मूड बना करके आया था 17 वर्षीय लड़का कि पूरे भारत को इस्लामिक बना करके जाऊंगा, कसम खा करके आया था। और प्यारे मित्रों, जब आगे बढ़ने की कोशिश करता है अब सिंध पर आता है। 20 जून 712 ईस्वी को सिंध के क्षेत्र में प्रवेश कर गया। कौन? मोहम्मद बिन कासिम। तो अब पूछा गया था एक बार इंटरव्यू में यही क्वेश्चन कि जब भारत पर मोहम्मद बिन कासिम ने अटैक किया था उस समय सिंध का राजा कौन था? तो दाहिर सेन था, और वह ब्राह्मण जाति का था। और ऐसा ब्राह्मण जाति का था प्यारे मित्रों कि आप सोच भी नहीं सकते, इसने स्वयं अपनी बहन से भी विवाह किया था। आप सोच लीजिए कि इतना गंदा यह ब्राह्मण था प्यारे मित्रों कि अपने बहन से भी विवाह किया था, इसलिए यह प्रसिद्ध था। इसलिए ये क्या था? प्रसिद्ध था। देखिए प्यारे मित्रों, यह ज्योतिष पर बहुत ही क्या रखता था? विश्वास रखता था। और किसी ज्योतिषी ने बताया था कि जिस दिन आप कि बहन से कोई विवाह कर लेगा तो सारा साम्राज्य पर उसका अधिकार हो जाएगा, आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो इसने क्या किया? इस पूरे अपने क्षेत्र के लालच में आकर के अपने बहन से ही विवाह किया था। कौन? दाहिर सेन। समझ गए प्यारे मित्रों? लेकिन इतिहास में यहाँ पर इसका बहुत ही कम जिक्र मिलता है, लेकिन इसकी 2 पत्नियां थी, इसका जिक्र मिलता है। एक थी माई रानी, एक पहली पत्नी का नाम था माई रानी या रानी बाई,
उसी का नाम है माई रानी। नोट कर लीजिएगा, माई रानी या रानी बाई, ये पहली पत्नी थी और इसी से एक लड़का था जिसका नाम था जय सिंह, समझ गए। और जो दूसरी पत्नी थी उसका नाम था लाडी भाई। क्या नाम था? लाडी बाई। ऐसे केवल दो पुत्रियां थी, एक सूर्या देवी और एक परमाल देवी या परमल देवी। समझ में है ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे मित्रों। जब सिंध के तरफ बढ़ता है मोहम्मद बिन कासिम, और जब सिंध के तरफ बढ़ता है ना प्यारे मित्रों, अब जो है दाहिर सेन के दिमाग को और भी झटका लग गया। और जब झटका लग गया तो आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या होता है। जब दाहिर के तरफ मोहम्मद बिन कासिम बढ़ने लगा तो दाहिर अब समझ गए कि लग रहा है कि अब अटैक हमारे ऊपर भी हो जाएगा। और आपको बता दें कि सबसे पहले यह देवल नामक बंदरगाह पर अटैक किया था। इसके बाद प्यारे मित्रों यह नेउन पर अटैक किया था। किस पर? नेउन। यह अब क्षेत्र किसका था? तो सिंध का क्षेत्र था। और नेउन पर अटैक करने के बाद सेहवान पर अटैक किया था। किस पर? शेहवान पर। सेहवान एक क्षेत्र था, उस पर अटैक किया था। और यहाँ का एक प्रांतीय छोटे सा भाग का राजा था जिसका नाम था माझरा। क्या था? माझरा। यह जो है ना अपने साम्राज्य क्षेत्र में छोड़ करके भाग गया प्यारे मित्रों, डर से। किसके? मोहम्मद बिन कासिम के डर से अपना क्षेत्र ही छोड़ करके भाग गया प्यारे मित्रों। यह सिंध का क्षेत्र था, समझ गए। इसके बाद प्यारे मित्रों सीसम पर अटैक किया। किस पर? सीसम। यह भी एक क्षेत्र था। यहां पर जाट लोग रहते थे। क्या रहते थे? जाट जाति के लोग रहते थे। जाट जाति के लोग रहते थे, लेकिन जाटों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया। इसका कारण था प्यारे मित्रों, इसका कारण यह था कि इनसे जाटों से दाहिर का दुश्मनी था। दुश्मनी इसलिए था, दाहिर सेन से दुश्मनी इसलिए थी कि दाहिर सेन इसको छोटी जात समझ करके और इन लोगों को हमेशा घृणा करता था। इन लोगों से दाहिर जाट जातों से हमेशा घृणा करता था। लेकिन जो जाट जाति थी ना वो बहुत ही लड़ाकू जाति थी प्यारे मित्रों, बहुत ही लड़ाकू जाति थी। अगर जाटों ने दाहिर का साथ दिया होता तो मोहम्मद बिन कासिम भी यहां से हार करके गया होता। लेकिन जाटों ने दाहिर का साथ नहीं दिया और कारण दाहिर हार गया। समझ में है ना? तो देखिए जाटों ने जब प्रतिक्रिया नहीं दिया तो खुद ही आगे बढ़ गया और आगे बढ़ करके प्यारे मित्रों राजौर पर अटैक किया। किस पर? राजौर या आरोर का नाम सुने होंगे, जो सिंध की राजधानी थी। ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में कि सिंध जिस समय दाहिर शासन करता था उस समय सिंध की राजधानी क्या थी? तो आरोर थी। क्या थी? आरोर थी। और आरोर पर जब अटैक किया गया प्यारे मित्रों, आरोर पर अटैक किया गया, उसी समय दाहिर सेन और मोहम्मद बिन कासिम के बीच बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ और यहां पर राजौर में ही दाहिर की मृत्यु हुई थी। याद रखिएगा, दाहिर की मृत्यु हो गई। दाहिर की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और इसके साथ अंत तक इसकी पहली बीवी, दाहिर की पहली वाइफ, जिसका नाम था माई रानी या रानी बाई, और दाहिर के साथ लड़ती रही। और देखी कि जब हमारा सुहाग, हमारा जो दाहिर है वो मारा गया, तो अब वो समझ गई कि जैसे देवल में इसने पकड़ करके लड़कियों को, स्त्रियों को भेजा था वाहिद के पास, वैसे ही हम लोगों को भी पकड़ करके भेजेगा। इसीलिए दाहिर की पत्नी माई रानी या रानी बाई और कुछ अन्य स्त्रियां मिल करके और जौहर करती हैं। क्या करती हैं? जौहर करती हैं प्यारे मित्रों, यानी कि आग के हवाले हो जाती हैं। समझ गए प्यारे मित्रों? अब आगे बढ़ता है। जब राजौर को जीत लिया, और सुनिए जब राजौर को जीतने लगा ना, तो यहीं से इसका स्वयं जो दाहिर का लड़का था जिसका नाम था जय सिंह, वो भाग जाता है और वो भाग करके ब्राह्मणावाद जाता है। कहां जाता है? ब्राह्मणावाद। इसी के नीचे आएंगे ब्राह्मणावाद। यह भी एक क्षेत्र था प्यारे मित्रों उस समय सिंध का। और ब्राह्मणावाद में जब जाता है मोहम्मद बिन कासिम, पीछा करता है, वहां भी पहुंचता है। और यहां पहुंचने के बाद ब्राह्मणावाद जब पहुंचता है प्यारे मित्रों,
तो सुनिए, जयसिंह के पिता और जयसिंह के माता तो मारे गए, लेकिन ब्राह्मणवाद वो भाग करके आया और उसके साथ ही यहां पर जब गिरफ्तार हुआ प्यारे मित्रों ब्राह्मणवाद में, यहीं पर गिरफ्तार हुआ कौन? जयसिंह, जो दाहिर का लड़का था। आज जब गिरफ्तार हो गया प्यारे मित्रों ना, तो जब इसको मोहम्मद बिन कासिम डांटा, केवल डांट दिया था कि आपको इस्लाम बनना है, तो उसने स्वयं तुरंत इस्लाम को स्वीकार कर लिया डर के मारे। समझ गए हमारी बात? डर के मारे उसने इस्लाम को स्वीकार कर लिया और उसी ने बताया कि एक मेरी मम्मी और है, तो उसकी मम्मी भी एक दूसरी मम्मी गिरफ्तार हुई जिसका नाम था लाडी बाई। क्या नाम था? लाडी बाई। और उसकी दो पुत्रियां थी, एक थी सूर्या देवी और एक थी परमल देवी। नोट करते चलिए, एक थी सूर्या देवी और एक थी परमल देवी। और ब्राह्मणवाद में जब ये इस्लाम को स्वीकार कर लेता है प्यारे मित्रों, इसके बाद एक और चीज समझ लीजिएगा, एक और चीज आपको मालूम भी नहीं होगा, लगभग 90% लोगों को मालूम नहीं होगा ये चीज, कि अगर जो पूछ दे कि भारत में सबसे पहली जौहर करने वाली स्त्री कौन थी, अब बताइए भारत में कौन ऐसी स्त्री थी जो सबसे पहले जौहर की थी, अर्थात पति के मरने के बाद वह आग के हवाले स्वयं को कर दी थी, वो कौन थी? तो वह वही थी माई रानी या रानी बाई। नोट कर लीजिए इस चीज को, लिखेंगे नहीं, नोट कर लीजिए आप लोग। इसके बाद जब ब्राह्मणवाद में सब काम शांत हो गया प्यारे मित्रों, यानी कि उसको बंदी बना लिया गया, इसके बाद जो है लाडी बाई जो दाहिर की दूसरी पत्नी थी, बताते हैं इतिहासकार कि लाडी बाई से मोहम्मद बिन कासिम ने स्वयं विवाह कर लिया, स्वयं निकाह कर लिया, लेकिन ये बात झूठी थी। हम कह रहे हैं ये बात क्या थी मित्रों? झूठी थी। अगर जो ऐसा होता तो क्या वो लाडी बाई को फिर वाहिद के पास भेजता? ऐसा नहीं है प्यारे मित्रों। लेकिन कुछ विद्वान तर्क दिए हैं कि ऐसा ही था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। सुन लीजिए, ब्राह्मणवाद से जब पकड़ लिया उसकी दोनों पुत्रियों को और उसकी मम्मी लाडी बाई को, इसके बाद उनको पकड़ करके तुरंत भेजता है कहां? वाहिद के पास, क्योंकि जो दोनों पुत्रियां थी वो अत्यंत सुंदरी थी प्यारे मित्रों। और जब भेज देता है, इसके बाद आरोर पर अटैक करता है। ब्राह्मणवाद से कहा जाता है आरोर पर अटैक करता है। कहां अटैक करता है? आरोर पर अटैक करता है। और इसके बाद आरोर से मुल्तान पर अटैक करता है। कहां करता है? मुल्तान पर अटैक करता है। लेकिन एक चीज और समझ लीजिए, थोड़ी सी कहानी, जब देवल नामक बंदरगाह पर अटैक किया था, तभी वो पूछ रहा था हज्जाज से, अपने चाचा से, कि चाचा क्या करें, देवल नामक बंदरगाह पर अधिकतम लोगों को हमने काट दिया है। तो वहां से उसको यह आदेश मिला कि जो लोग नहीं मान रहे हैं उन पर एक कर लगा दो, धार्मिक कर, गैर धार्मिक कर। हिंदुओं पर एक गैर धार्मिक कर लगा दिया गया जिसका नाम था जजिया कर, जिसका नामकरण हज्जाज ने स्वयं अपने हज्जाज पर जजिया किया था प्यारे मित्रों। समझ गए? अब वही जजिया कर लगा दिया गया था। कहां पर? देवल नामक बंदरगाह पर। का जजिया कर, जजिया कर नाम सुने होंगे, जजिया कर नाम सुने होंगे, जजिया कर लगा दिया था प्यारे मित्रों। कहां पर? तो देवल नामक बंदरगाह पर। जहां जहां घूमता गया सब पर जजिया कर लगाते गए। जो लोग इस्लाम को कबूल नहीं करेंगे, एक गैर धार्मिक यानी कि उस धर्म को नहीं मानते हैं, तो कर देंगे जिसका नाम था जजिया कर। तो भारत पर पहली बार जजिया कर लगाने वाला व्यक्ति कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था। समझ गए इतनी बात? अब देखिए, मुल्तान पर जब अटैक किया प्यारे मित्रों, तो जब मुल्तान पर अटैक किया ना, तो यहां से बहुत काफी मात्रा में सोना लूटा, यहां से बहुत काफी मात्रा में सोना लूटा। और इतना सोना लूटा कि खुद मोहम्मद बिन कासिम अपने मुख से बोल करके गया था यार कि यह मुल्तान लोगों का नगर नहीं है, शहर नहीं है, ये तो सोने का शहर है। या किसका शहर है? सोने का शहर है। और तभी से हम लोग जानते हैं कि हमारा भारत सोने का चिड़िया था। लेकिन यह मुल्तान अभी समय कहां पड़ता है? तो पाकिस्तान में पड़ता है प्यारे मित्रों। समझ गए? तो चलिए, मुल्तान पर क्यों ही अटैक किया था ना प्यारे मित्रों, उसी समय जो अरब देश में वाहिद का नाम हम अभी बता रहे थे प्यारे मित्रों, 615 ईस्वी में 715 ईस्वी में उस वाहिद की मृत्यु हो जाती है।
और जब वाहिद की मृत्यु हो जाती है, लेकिन ये कहानी थोड़ी सी और अलग होती है प्यारे मित्रों। जब मुल्तान पर अटैक करता है, उसी समय अभी हमने आपको बताया कि दाहिर की पत्नी लाडी बाई और सूर्या देवी और परमाल देवी पहुंच जाती हैं वाहिद के पास। और जब वाहिद के पास पहुंचती है ना प्यारे मित्रों, तो उसी में जो परमाल देवी थी, छोटी वाली लड़की, वो बहुत ही इंटेलिजेंट थी। उसने जब गई वाहिद के पास, तो उसने चाल चली एक, और उसने ये चाल चली, उसने वाहिद से कही कि आपका सेनापति मोहम्मद बिन कासिम आपके साथ धोखा कर रहा है। वो धोखा ये है कि उसने 3 दिन तक हम लोगों को अपने हरम में रखा है, जनान खाने में रखा है, और हम दोनों बहनों के कुमारित्व को भंग किया है उसने, और फिर आपके यहां भेजा है। अब इस बात को सुन करके वाहिद एकदम क्रोधित हो गया, बहुत ही क्रोधित हुआ, और उसने तुरंत आदेश दिया कि मोहम्मद बिन कासिम को जल्दी से बुलाया जाए वापस। वो बहुत ही क्रोधित हुआ कि हमारे साथ मोहम्मद बिन कासिम धोखा कर रहा है, हमारे यहाँ उन लड़कियों को, उन स्त्रियों को भेज रहा है जिसको उसने पहले ही हरम में रख चुका है। अब देखिए प्यारे मित्रों, अगर जो ये परमाल देवी ये चाल नहीं चली होती, तो पूरे विश्व के नक्शे में आज पूरा भारत इस्लामिक कंट्री होता, ये गारंटी थी। तो प्यारे मित्रों, इसके बाद तुरंत मोहम्मद बिन कासिम को वापस आने का आदेश दिया गया, और वो सोचने लगा यह सब 18 वर्षीय लड़का कि हमने क्या गलती कर दिया कि हमको वापस बुलाया जा रहा है। इस समय हम ऐसे दहलीज पर हैं कि पूरे भारत को इस्लामिक कंट्री बनाने की स्थिति में है, और हमको क्यों वापस बुलाया जा रहा है प्यारे मित्रों, ये सोचने लगा। लेकिन फिर भी वह वाहिद को इस्लाम धर्म का भगवान समझता था प्यारे मित्रों, और वह वापस आया प्यारे मित्रों। और जब वापस आता है तो मोहम्मद बिन कासिम को बैल की खाल ओढ़ाई जाती है प्यारे मित्रों, और फिर उसको ले जाकर के वाहिद के सामने पेश किया जाता है, और वाहिद उसको एक पोल में बनवा करके, एक खंभे में बनवा करके बहुत कोड़े मरवाता है। तब तक देखिए मोहम्मद बिन कासिम को ये मालूम था कि हमसे अगर जो कुछ अनजाने में गलती भी हुआ होगा तो ये हमको माफ कर देंगे, क्योंकि इनके लिए हमने बहुत कुछ किया है, ये भगवान मानता था। लेकिन ये क्रूर इंसान था वाहिद, वह गलत बुराई करता हुआ अपने अस्तित्व को नहीं समझ पाया, और उस मोहम्मद बिन कासिम पर तब तक कोड़े बरसवाता रहा जब तक कि उसकी मृत्यु नहीं हो जाती है प्यारे मित्रों। तो इस तरीके से मोहम्मद बिन कासिम भारत आया और तुरंत अरब गया, और इस बेचारे की मृत्यु होती है प्यारे मित्रों, और एक बहुत ही बुरे तरीके से। कुछ विद्वान बताते हैं कि जब 715 ईस्वी में वाहिद की मृत्यु हो जाती है, तो वहां का खलीफा सुलेमान बनता है। और जब वह सुलेमान बनता है, तो सुलेमान हज्जाज का शत्रु था, यानी कि मोहम्मद बिन कासिम के चाचा का या ससुर का शत्रु था, और हज्जाज को पहले उसने मारता है। कौन? सुलेमान, जो वाहिद के बाद खलीफा बना, समझ में है ना। और जब सुलेमान खलीफा बना, तो वह हज्जाज को मरवाया, और फिर मोहम्मद बिन कासिम को मरवाया। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम को उसने पकड़वा करके, कैद करके मेसोपोटामिया भेज दिया था, और वहां पर बहुत सारी यातनाएं उसको दी गई, और तब उसकी मृत्यु हुई। तो ये 2 प्रकार की कहानी है प्यारे मित्रों, लेकिन सबसे सार्थक कहानी यही समझ आती है कि वाहिद ने बुला करके और उसको कोड़े बरसवा करके मार दिया था। और जब कोड़े बरसवा करके मार दिया प्यारे मित्रों, इसके बाद तुरंत ही परमाल देवी ने बताई कि नहीं, आपका सेनापति जो मोहम्मद बिन कासिम था, ना ऐसा कोई सेनापति होगा, और ना है और नहीं था। और वो बताई कि यह सेनापति आपका बहुत ही अच्छा था, वो मेरे पिता की हत्या किया था मेरे आंखों के सामने, इसीलिए मैंने ये झूठ बोला कि उसने मुझे अपने हरम में रखा था। और इस तरीके से प्यारे मित्रों, जब ये बात वाहिद सुनता है तो फूट फूट करके रोने लगता है, और अपने किए पर बहुत पश्चाताप करता है। और अब जाकर के लाडी बाई, परमाल देवी और सूर्य देवी को घोड़े पर बनवा करके, घोड़े के पूंछ में बनवा करके तब तक दौड़वाता रहता है जब तक इन तीनों की मृत्यु नहीं हो जाती है प्यारे मित्रों। तो इस तरीके से ये अरबों का आक्रमण भारत में हुआ प्यारे मित्रों। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे प्यारे मित्रों, तब तक के लिए नमस्कार, और चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए प्यारे मित्रों। चलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।